Welcome to Manual Education. Welcome to this video. So, in this video, we are going to discuss Law 5 years 2024 पेपर का लीगल सॉल्यूशन, लीगल सेक्शन का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं. शिफ्ट 1 का पेपर है. Now, here are the social media handles. You can follow us on Instagram, Facebook. Also, if you want to join us on a Telegram and a WhatsApp group, you can join there. And don't forget to subscribe the YouTube channel so you can get latest update about the Law 5 years exam. And then moving ahead, if you are a Mumbai based, you can connect us to join us with and start the preparation Vasai, Dadar, Andheri, Thane, Borivali. And if you're not Mumbai based, if you want to join online classes or live classes, you can connect us with 8828581455/54 and you can start your preparation with us. So moving ahead to the question. Now here is the legal questions. Legal में ज़्यादा difficulty नहीं थी, पेपर थोड़ा सा था, ट्विस्टी था, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. जो मैनुअल के स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टूडेंट्स थे उनके लिए तो जो डिस्कशन हुआ है वही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है. अदरवाइज आप अगर एवरेज प्रैक्टिस करते हो, लीगल की रीडिंग अच्छी खासी है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखी हुई है एंड अप्रोच अगर सही है तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी है. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1. यहाँ पर लीगल प्रिंसिपल दिया था. नाउ लीगल प्रिंसिपल इज अबाउट अ पर्सन ट्रांसफर्स मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी. यहाँ पे ट्रांसफर की रिगार्डिंग बात हो रही है विद इन इट्स फुल ओनरशिप एंड विदाउट एनी कंसिडरेशन टू सम अदर पर्सन. इट इज कॉल्ड गिफ्ट. मतलब अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी मूवेबल हो, इमूवेबल हो, अगर ट्रांसफर करता है विद और विदाउट कंसिडरेशन, सो इट इज कॉल्ड एज गिफ्ट. अब यहाँ पर देखो विदाउट कंसिडरेशन दिया हुआ है, राइट. तो विदाउट कंसिडरेशन का मतलब क्या है? समथिंग विच इज नॉट इन रिटर्न. कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा लेकिन आपको मूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर करनी होगी. नाउ फैक्ट्स दिए हुए हैं. As who has no child of his own makes a gift of his house to his nephew R after completing all legal formalities required for the valid gift. यहाँ पे क्या किया? S ने जो क्या किया है, as who has no child, इसको कोई बच्चा नहीं है तो इसने क्या कर दिया, अपनी जो प्रॉपर्टी है, अपना जो हाउस है वो R को ट्रांसफर किया है जो कि उसका नेफ्यू है. Completing all legal formalities after for the gift. Then during a casual conversation, S says to R. During casual conversation, now it is a casual conversation, nothing happened in the agreement, right? S says to R that in case of a need, R should provide the house to the him. यहाँ पे देखो कैजुअल कन्वर्सेशन में एस ने क्या बोला कि आपको जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी आर क्या करेगा, वो घर जो है वो रिटर्न कर देगा या फिर यूज के लिए दे देगा विदाउट एनी क्वेश्चन. आफ्टर 1 year ऑफ द गिफ्ट, एस रियली needs the house and request R refuse to provide the house. यहाँ पे देखो पहले तो लीगल कॉम्प्रोमाइजेशन यहाँ पे हुआ है. लीगली आपने गिफ्ट दिया था तो लीगल है तो गिफ्ट तो लीगल हो गया, दैट मीन्स इट इज अबाइड. तो गिफ्ट दे देने के बाद अब जो है आर उसका लीगल ओनर है, उस प्रॉपर्टी का, उस हाउस का लीगल ओनर है. इन दैट केस एस ने क्या किया था, कैजुअल बात की थी. नाउ इट इज नॉट अ रिटन ऑन लीगल पेपर और समवेयर इट इज नॉट अ रिटन ऑन द सम एग्रीमेंट, राइट. सो ये अग्रीमेंट तो नहीं है. तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पर आर जो है इसके लिए लाइबल नहीं होगा. ही वुड नॉट रिटर्न द हाउस. सो सिंपली यहाँ पर वो रिफ्यूज कर सकता है. अभी रिफ्यूज कर सकता है इसका मतलब दो ऑप्शंस आपके पास है, इधर सी और इधर डी. अब यहाँ पर ए एंड बी तो वैसे भी एलिमिनेट होने हैं. अब देखो यहाँ पर ऑप्शंस को आंसर करते वक्त एक गलती हमेशा बच्चा करता है. वो क्या? तो रीजन, जो रीजन है वो रीजन आपका स्टिक टू दी प्रोविजन होना चाहिए. मतलब जो प्रोविजन लिख के दिया हुआ है, जो लीगल प्रिंसिपल लिख के दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू आंसर योर आंसर. नाउ आर कैन रिफ्यूज एज ही हैज बिकम अ फुल ओनर ऑफ द हाउस. यहाँ पे देखो क्या बोला है, एज ही हैज बिकम द फुल ओनर ऑफ द हाउस एंड यस दिस इज अ ट्रू, ही इज अ लीगल ओनर नाउ. तो वो अभी जो चाहे कर सकता है, ही कैन रिफ्यूज. नेक्स्ट, R can refuse as he himself may be in need of that house. ये तो लॉजिकल या फिर ये फंडामेंटल हो गया ना. ये वो एज पर दी लीगल प्रिंसिपल बात नहीं कर रहा है. अब ये क्या हो गया, इट्स अ मॉरल थिंग, इट्स अ अंडरस्टैंडिंग कि बाबा वो भी नीड में हो सकता है. इट्स अ लॉजिकल वन. तो ये आपका आंसर नहीं होगा. ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट आंसर. यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू द लीगल प्रिंसिपल. नेक्स्ट. Now again question number 2, legal principle is given here. Plaintiff who suffers some injury will be entitled to receive a compensation even if he suffers no losses. मतलब क्या, अगर इंजरी हुआ एंड कोई लॉस नहीं हुआ तो भी वो क्या कर सकता है, he can receive compensation. He is entitled to receive the compensation. Now factual situation देखो क्या है. Reddy was a well-known political worker of the party X. While on his way to polling booth, police took him into custody, suspecting that he may create some problem. यहाँ पे जो है X क्या, रेड्डी क्या है, एक वेल नोन पॉलिटिकल वर्कर है, एंड
पार्टी क्या है, एक्स पार्टी है। While on his way, पुलिस ने उनको क्या किया, पकड़ लिया, क्योंकि ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। As the police could not find any records against him, they released him just sometimes before the closing hours। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो उसकी वजह से उसको उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, तो रिकॉर्ड ना होने की वजह से उसको छोड़ दिया, रिलीज कर दिया सम टाइम्स बिफोर, मतलब इलेक्शन जो वोटिंग टाइम है उसके खत्म होने के पहले उसको छोड़ दिया। नाउ बाय द टाइम मिस्टर रेड्डी रीच्ड द पोलिंग बूथ, द पोलिंग टाइम वाज ओवर एंड हेंस ही कुड नॉट कास्ट हिज वोट, वो वोट नहीं दे पाया। अब यहाँ पर उसको इंजरी तो हुई, इंजरी क्या हुई, लीगल इंजरी हुई, बट कोई लॉस हुआ, नो, फिजिकली कोई लॉस नहीं हुआ, फाइनेंशियली कोई लॉस नहीं हुआ, मटेरियलिस्टिक लॉस कोई भी नहीं है, बट लीगल लॉस तो है, राइट तो वायलेट हो गया। नाउ लेटर ऑन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एक्स पार्टी वाज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड टू हैव वॉन द इलेक्शन, यहाँ पर एक्स पार्टी जीत भी गई। रेड्डी फाइल्स अ सूट अगेंस्ट द स्टेट फॉर कंपेंसेशन, यहाँ पे रेड्डी ने कंपेंसेशन मांगा। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, Reddy will succeed as the police could not prove anything against him. This would be correct, but यहाँ पर प्रोविजन के अकॉर्डिंग रीजन नहीं है। ऑप्शन बी, Reddy will succeed as his right to vote was denied by the police and this is according to the provision legal principle. So this becomes your answer. ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। So option B would be your correct answer. Moving to the next question. Again the legal principle, ignorance of a law is no excuse। ignorance of a law का कोई भी excuse नहीं होता, मतलब अगर आपको लॉ पता है, और अगेन अगर लॉ पता है, नहीं भी पता है, और आप ये बोलते हो कि मुझे लॉ नहीं पता था, तो that would not be a correct or legal excuse। Factual situation, income tax department issued the show cause notice to Mr. Ramani for not paying a tax and filing return since last 2 years because of his ignorance of a law। ignorance of a बोला, मतलब ignorance तो बोला है, तो it means what, ignorance of a law, वो टैक्स को अवॉइड कर रहा है, मतलब वो इग्नोरेंस ऑफ लॉ कर रहा है। नाउ व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द रमानी। अब यहाँ पे सीधी सीधी बात है ना, लॉ को अवॉइड किया तो मतलब क्या, एक्सक्यूज तो कोई नहीं दे सकता, तो यहाँ पे पनिशमेंट तो होनी है। अब देखो उसके अगेंस्ट एक्शन क्या लिया जाएगा। मिस्टर रमानी में यूज अ डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस ऑफ अ लॉ, नॉट एट ऑल, कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकता वो। मिस्टर रमानी में रिक्वेस्ट द डिपार्टमेंट टू वेव द इंटरेस्ट एंड पेनल्टी एज ही वाज नॉट अवेयर ऑफ द रिलेवेंट लॉ, नो, दिस इज आल्सो इग्नोरेंस ऑफ अ लॉ, नो एक्सक्यूज देयर। मिस्टर रमानी में रिक्वेस्ट द कोर्ट टू एक्सक्यूज हिम, एक्सक्यूज ही नहीं है तो एक्सक्यूज कहाँ करेंगे, एक्सक्यूज हिम एज हिज एडवोकेट हैज टोल्ड हिम दैट ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स, ये भी गलत है। सो ऑप्शन डी वुड बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी ए विल बी एलिमिनेट। अब देखो मैंने यहाँ पर डी रीड भी नहीं किया, रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दिस ऑप्शन ही नहीं है। अगर नन ऑफ दिस होता तो आई शुड रीड दिस ऑप्शन, अदरवाइज नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं है, तो सिंपली यू कैन मार्क द ऑप्शन इफ यू नो दैट ABC इज कंप्लीटली इनकरेक्ट। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, लीगल प्रिंसिपल दिया हुआ है, किलिंग इज नॉट अ मर्डर इफ द ऑफेंडर व्हाइल डिप्राइव्ड ऑफ अ पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल नहीं है मतलब प्रोवोक होगा, इंटॉक्सिकेटेड हो सकता है, आउट ऑफ द सेल्फ कंट्रोल हो सकता है, इनसेन पर्सन हो सकता है, व्हाटएवर इट इज, एंड सडन प्रोवोकेशन कॉजेज द डेथ ऑफ द पर्सन हु गेव द प्रोवोकेशन। यहाँ पर क्या लिया हुआ है, प्रोवोकेशन का ये लिया हुआ है, मतलब यहाँ पर सेल्फ डिफेंस। देखो किलिंग इज नॉट अ मर्डर, एक पर्सन को मार देना ये मर्डर नहीं होगा, बट कब, जब वहां पर कोई प्रोवोकेशन इन्वॉल्व है, कोई थर्ड पर्सन आपको प्रोवोक कर रहा है टू किल समवन, सो दैट इज नॉट द मर्डर। नाउ कमिंग टू द फैक्चुअल सिचुएशन, मिस्टर एक्स, अ पर्सन ऑफ अ रेपुटेशन, वन डे सॉ हिज डॉटर डांसिंग विद अ मैन इन पब। अब यहाँ पर एक्स जो पर्सन है उसने क्या कर दिया, रेपुटेड पर्सन है, तो उसने अपने डॉटर को क्या कर दिया, एक पर्सन के साथ पब में देख लिया। आफ्टर फ्यू डेज मिस्टर एक्स इनवाइटेड दैट अ बॉय एट हिज ऑफिस एंड ऑफर्ड हिम कॉफी मिक्स्ड पॉइजन। यहाँ पर उसने उस पर्सन को घर पे बुला लिया, मिस्टर एक्स जो भी मैन होगा उसको घर ऑफिस में बुला लिया और उसको कॉफी ऑफर की। कॉफी में क्या था, जहर था। अब ये जहर बाय डिफॉल्ट किसने मिलाया होगा, ऑब्वियसली मिस्टर एक्स ने मिलाया होगा। नाउ द बॉय गॉट अनकॉन्शियस एंड वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल सीक्रेटली बाय द ड्राइवर ऑफ द मिस्टर एक्स, द बॉय वाज डिक्लेयर्ड डेड ड्यू टू द पॉइजनिंग। अब यहाँ पर जो एक्स का ड्राइवर था, जो रेपुटेड पर्सन था, उसके ड्राइवर ने क्या कर दिया, सीक्रेटली, उसको बताया नहीं, बट उस पर्सन को जो है हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, बट देन वो बॉय जो है वो डाई हो गया बिकॉज ऑफ दैट पॉइजनस इन्फ्लुएंस। नाउ द क्राइम कमिटेड बाय द मिस्टर एक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हाट, यहाँ पर जो मिस्टर एक्स ने किया हुआ है वो क्या है। नाउ यहाँ पर एक्चुअल सिचुएशन अगर देखोगे तो इट सिम्स लाइक कि यहाँ पर ये प्लान्ड सिचुएशन है, राइट, कि इन्होंने प्लान करके किया हुआ है, उसको ऑफिस में बुलाया, देन ही गेव हिम द कॉफी व्हिच इज विद द पॉइजन, तो ये प्लानिंग दिखता है। बट नाउ कमिंग टू द रियल एंड लीगल प्रिंसिपल, यहाँ पे लीगल प्रिंसिपल क्या दिया, ये तो हम तो रियलिस्टिकली बात कर रहे हैं ना। नाउ सी द लीगल प्रिंसिपल, लीगल प्रिंसिपल बोलता है कि इट इज नॉट अ मर्डर बिकॉज ऑफ द प्रोवोकेशन, ये मर्डर नहीं बनेगा बिकॉज ऑफ द प्रोवोकेशन। अब देखते हैं ऑप्शन ए क्या है। ऑप्शन ए, किलिंग बाय इंटेंस एंड सडन प्रोवोकेशन,
देखो यहाँ पे क्या हुआ है, क्राइम कमिटेड है, बट कैसे, किलिंग बाय इंटेंस एंड सडन प्रोवोकेशन। ओके चलो थोड़ी देर के लिए इसको वेट कर दे, आगे जाते हैं। ऑप्शन बी गिव्स यू प्री मेडिटेटेड मर्डर। प्री मेडिटेटेड मर्डर का मतलब होता है प्लान्ड मर्डर, जो पहले से ही प्री मेडिटेटेड है। मेडिटेटेड का मतलब क्या है, पहले से ही सोच समझ के रखना। मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, सोच समझ के कोई चीज करना। तो दैट मींस कि पहले से ही मेडिटेटिव माइंड से प्लान करके ये सारी चीजें की गई है। नाउ ऑप्शन सी सेज कल्पेबल होमिसाइड। सी कल्पेबल होमिसाइड का तो कोई प्रोविजन ही नहीं दिया है, तो इसको तो वैसे पहले एलिमिनेट करो। नन ऑफ दिस आएगा नहीं, ऑप्शन ए एंड बी में से कोई एक आंसर होगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, यहां पर ऑप्शन ए में बोला है इंटेंस एंड सडन प्रोवोकेशन। गाइस ये सडन प्रोवोकेशन तो बिल्कुल नहीं है। इंटेंस प्रोवोकेशन हो सकता है, बट सडन प्रोवोकेशन का मतलब इमीडिएट एक्शन होनी चाहिए। अगर वो पर्सन को पब में ही मार देता तो शायद वहां पर इंटेंस एंड सडन प्रोवोकेशन होता, बट उसने जो है टाइम लिया, टाइम लेके सोच के प्लान किया, दैट मींस इट इज प्रीमेडिटेटेड मर्डर एंड ऑप्शन ए वुड गेट एलिमिनेट, ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, लीगल प्रिंसिपल, अ पर्सन ऑफ अ साउंड माइंड ओनली कैन बी कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। साउंड माइंड का मतलब क्या है, एक अच्छा खासा rational minded person. A person who is usually of unsound mind but occasionally of a sound mind may make a contract when he is of a sound mind. अब जो ओकेजनली इंसेंट पर्सन है, कभी कभी पागलपन के दौरे आते हैं, ऐसा जो पर्सन है वो पर्सन जब भी अच्छा रहता है, रैशनल माइंडेड रहता है, साउंड माइंडेड रहता है, देन दैट टाइम ही कैन do the contract with any other person. Now factual situation given here, option A who is a lunatic. Lunatic का मतलब क्या, पागल, accepts the proposal for a sale of one of his plots of land to B for rupees 10 lakhs during one of his sane intervals. देखो यहाँ पे बात की गई है sane interval. Sane interval का मतलब he is in the rational mind, he is in the sound mind. Now before a B could take a possession of the land, A lapses into insanity again. Which one of the following depicts the correct legal position? यहाँ पर आपको legal position पूछी है according to the legal principle. Legal principle बोलता है कि sound mind person जो है वो competent to the contract है, और जो intervally sound रहता है वो भी competent to the contract है, but in that sound mind interval. Now पहला फेज अगर रीड करते हो केस का तो पता चलेगा कि एक्सेप्ट द प्रपोजल फॉर द सेल ऑफ वन ऑफ हिज प्लॉट्स ऑफ अ लैंड टू द बी फॉर रुपीज 10 लाख। उसने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेंस तो दे दिया, मतलब वो क्या था, सेन पर्सन था, एट द टाइम ऑफ सेन पर्सन उसने क्या किया, एक्सेप्टेंस दे दिया। नाउ इट बिकम्स द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ चलो अभी देखते हैं ऑप्शंस में क्या दिया है। ऑप्शन ए सेज बी कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। बी कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट बोला हुआ है, वैसे तो एक्सेप्टेंस दे दिया, तो बी कैन नॉट एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट वुड नॉट बी द प्रॉपर, ऑप्शन ए गेट्स एलिमिनेट। नाउ ऑप्शन बी सेज बी मस्ट वेट टिल ए बिकम्स अ सेन एंड देन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। नो, दिस वुड नॉट बी द करेक्ट आइडिया। चलो ये एक तरीके से अगर मॉरली आइडिया करेक्ट भी है तो भी ये लीगल प्रिपोजिशन के अंडर नहीं आता, बिकॉज लीगल प्रिंसिपल डजंट से इट, तो चलो ये भी तो एलिमिनेट होगा। ऑप्शन बचा सी एंड डी। सी बोलता है द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एंड इनफोर्सिबल। यस, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बिकॉज when he did that acceptance he is in sane mind. So now option D says A has no capacity to enter into contract and hence the contract is void. Why is it so? Because यहाँ पर A जो है वो lunatic है, but वो sane lunatic, मतलब intervally sane भी होता है और intervally lunatic भी होता है. So that means option D would not be your correct answer. So option C would be your correct answer. That means the contract is valid and enforceable. Now Question number 6, legal principle. Legal principle क्या दिया है? Nothing is an offense which is done by the person who is or who by the reason of a mistake of the fact and not by the reason of the mistake of a law in a good faith believes himself to be bound by the law to do it. अब देखो यहाँ पे जो प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल सेज कि ऐसी कोई एक्ट जो आपको ऐसा फील होता है कि इट इज ऑफ योर ड्यूटी, वो आपका ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी है, बिकॉज ऑफ अ मिस्टेक ऑफ अ फैक्ट हो सकता है, बिकॉज ऑफ अ मिस्टेक ऑफ अ लॉ हो सकता है, बट यू आर डूइंग दैट एक्ट इन द गुड फेथ थिंकिंग दैट कि यू आर बाउंड बाय द लॉ, आप लॉ से बाइंड हो, आपको ये करना है, ये आपकी लीगल ड्यूटी, ये आप सोच रहे हो, बट दैट इज बिकॉज ऑफ द मिस्टेक ऑफ द फैक्ट हो सकता है, मिस्टेक ऑफ द लॉ हो सकता है. सो अगर ऐसी कोई भी एक्ट करते हो एंड इट कंसिडर्ड द ऑफेंस, सो डजंट इट वुड नॉट बी द लीगली ऑफेंस. नाउ फैक्चुअल सिचुएशन सेज A soldier fires a mob by the order of his superior officer. अब सोल्जर ने क्या किया, मोब के ऊपर, मोब क्या होती है, क्राउड, क्राउड के ऊपर क्या कर दिया, फायर कर दिया. यहाँ पे ऑर्डर किसने दिया था, सुपीरियर ने दिया था. इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ, इन कन्फर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ, मतलब जो अकॉर्डिंग टू द लॉ करेक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसने एक्शन लिया हुआ है. बी इज किल्ड ड्यू टू सच फायरिंग, बी का मर्डर हो गया, मतलब बी डेथ हो गया. अब इज ए गिल्टी ऑफ अ मर्डर, क्या ए ने मर्डर किया हुआ है. देखो ए इज अंडर अ ड्यूटी,
राइट। प्रिंसिपल तो बोलता है कि वो तो ड्यूटी के अंदर था, ही फाइंड्स हिमसेल्फ एज एन ड्यूटी, लॉ अवॉइड ड्यूटी, राइट। सो यहां पर लीगली का बात करें, अगर लीगल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बात करें तो इज नॉट गिल्टी ऑफ द मर्डर। चलो ऑप्शन ए सेज यस ही शुड हैव टेकन अ केयर अवॉइड एन इनोसेंट पर्सन फ्रॉम बीइंग किल्ड, नो नॉट एट ऑल। Now, no, he is bound by the law to do it. हाँ, we can say that no, he is bound by the law क्योंकि उसको सुपीरियर ने ऑर्डर दिया था। Yes, as he has a killed a person. No, not at all. क्योंकि उसने किल भी किया हो लेकिन he is bound by the law. Now, option D says the superior officer is guilty. Superior officer is guilty. Why? ऐसा तो कोई प्रोविजन ही नहीं है। Although he would be the guilty, but he is not guilty. So option D gets eliminated. देखो जो लीगल प्रिंसिपल दिया है अकॉर्डिंगली बात करो, ऑप्शन B would be your correct answer. Moving to the next question. India is called as a republic country because why? इंडिया को रिपब्लिक कंट्री क्यों कहा जाता है? देखो यहाँ पे इसका आंसर तो आपको मतलब रीड करने की भी जरूरत नहीं, खुद को पता होना चाहिए। ऑप्शन ए सेज द हेड ऑफ द स्टेट इज अ हेरिडिटरी मोनार्क, नो। देन द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन अ पीपल्स विल, नो। ऑप्शन सी सेज द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट अ हेरिडिटरी मोनार्क। देखो यहाँ पर अपोजिट लिख के दिया हुआ है कि द हेड ऑफ द स्टेट जो है वो हेरिडिटरी मोनार्क नहीं होना चाहिए। देन सो ऑप्शन डी जो है वो ऑप्शन डी में क्या लिख के दिया था, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। यहाँ पे प्रेसिडेंट को पीपल इलेक्ट नहीं करते, तो ऑप्शन डी तो वैसे भी एलिमिनेट होगा, ऑप्शन बी भी एलिमिनेट हो जाएगा, ए भी एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, Raja gives 10,000 to John to bring a laptop from Delhi for him from Delhi as John was planning to visit Delhi during vacation. यहाँ पे राजा ने क्या किया, 10,000 रुपीज किसको दिए, जॉन को दिए। क्या कहा कि भाई तू लैपटॉप परचेस कर ले बिकॉज मैं जो है वैकेशन में दिल्ली में आ रहा हूँ तो मैं वो लैपटॉप ले लूंगा तभी। नाउ बट बिफोर वैकेशन स्टार्ट्स हिज प्लान वाज कैंसल्ड ड्यू टू पैंडेमिक आ गया, लॉकडाउन लग गया, अब वो दिल्ली नहीं जा सकता। इन सच सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि यहाँ पर जॉन की लायबिलिटी क्या होगी। ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए आफ्टर रीडिंग इट कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे ये पूछा गया कि जॉन की लायबिलिटी क्या है, जॉन को वो पैसा रिटर्न करना भी है कि नहीं करना है। चलो ऑप्शन ए, जॉन इज अंडर लायबिलिटी टू रिस्टोर द 10,000 रुपीज। ओके, प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट इज करेक्ट। चलो आगे देखते हैं। ऑप्शन बी, जॉन इज अंडर लायबिलिटी टू पे बैक 10,000 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। भाई इंटरेस्ट क्यों पे करेगा, वो खुद नहीं मांगने गया था, लोन तो नहीं मांगा था, वो खुद आया था राजा, तो यहाँ पे तो ऑप्शन बी इज एलिमिनेट। जॉन इज अंडर नो लायबिलिटी, अंडर नो लायबिलिटी बोला है मतलब जॉन के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। सीधी सीधी बात हो रही है कि जॉन के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई, 10,000 रुपीज लेके बैठा हुआ है, कोई लायबिलिटी नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ऑप्शन सी गेट्स एलिमिनेट। आगे देखते हैं। राजा कैन sue जॉन फॉर अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था यहाँ पे, लीगली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, सो ऑप्शन डी गेट्स एलिमिनेट। ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। Moving on to the next question. Now question number 9. President's rule can be imposed in a state for a maximum period of how many years? 3 years. Next. Which article of the Indian Constitution deals with the freedom of the speech and expression? Guys, important ये चीज डिस्कस की गई थी, 10 बार बोला गया था कि ये रीड करके जाना, इसके ऊपर फोकस रखो क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। एंड सिंपली दिस क्वेश्चन इज हियर। नाउ यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन ए आर्टिकल 19 सब आर्टिकल 1 क्लॉज ए। यहाँ पर दो ऑप्शंस कंफ्यूजिंग है, ऑप्शन ए एंड सी। सो ऑप्शन ए एंड सी इज अ कंफ्यूजिंग वन। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 19 इज ऑल अबाउट दिस, राइट। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे सब आर्टिकल क्लॉज क्या है। सब आर्टिकल 1 इज सिमिलर 1। नाउ क्लॉज को याद कैसे रखोगे, क्लॉज को याद रखने का कोई तरीका नहीं है। यहाँ पे सिंपली आपको याद रखना होगा कि ऑप्शन क्लॉज ए जो है दैट इज ऑल अबाउट स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। सी गेट्स एलिमिनेट, बी भी एलिमिनेट और डी भी एलिमिनेट हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द 11th क्वेश्चन, हु ड्राफ्टेड द इंडियन पेनल कोड 1860? टी.बी. मैकॉले। बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी था। मे बी सम ऑफ द पीपल नोज अबाउट इट, सम ऑफ द पीपल डोंट नो, बट दिस वुड बी द वन ऑफ द लाइक इजी भी था और मॉडरेट भी था। अगर इसको पता होगा तो वो इजीली आंसर कर जाएगा। नाउ हियर आंसर वुड बी ऑप्शन ए, द हैगी। नेक्स्ट, डैश इज अ रिटन स्टेटमेंट अंडर द ओथ एंड साइंड बाय द मेकर एज अ ट्रू स्टेटमेंट। ऐसी कौन सी रिटर्न स्टेटमेंट होती है जो कि ओथ एंड साइन बाय द मेकर, मेकर का मतलब जो उसको बना रहा है, एज अ ट्रू स्टेटमेंट, एज अ ट्रू स्टेटमेंट। देखो हम लोग क्या करते हैं जब ओथ लेते हैं, ओथ लेने का मतलब क्या, वी
affirm something, affirm कर रहे हैं, affirm का मतलब it's a affidavit. So simply option C would be your correct answer. Next question number 14, the temporary release of convicted prisoner from a jail for a fixed period of the time is called as what? जब भी fixed period पे मतलब एक छोटे से टाइम के लिए आपको एक convict को छोड़ा जाता है ना, यहाँ पे कन्विक्ट बोला गया, प्रिजनर नहीं, मतलब ये सिंपली प्रिजनर नहीं है, कन्विक्टेड प्रिजनर है। कन्विक्टेड मतलब ही इज प्रूव्ड टू बी गिल्टी, राइट, प्रूव्ड हो चुका है। नाउ यहाँ पर ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। बेल नहीं होगा, बिकॉज बेल के टाइम पे यहाँ पे प्रोसिक्यूशन शुरू होता है, तो प्रोसिक्यूशन शुरू होने के बाद और कन्विक्ट होने के पहले दोनों के बीच में होता है, तो बेल तो नहीं आएगा, राइट। पनिशमेंट तो अलग हो गया, फ्रीडम भी अलग हो गया। ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, now question number 15, what is the status of marriage under section 11 of the Hindu Marriage Act 1955 between any two Hindus who are related to each other in the sapinda relationship? sapinda relationship के regarding पूछा गया है, and it is very important to understand that कि ये question भी importance में था, basic question था, basic questions के regarding यहाँ पे पूछा जाएगा, and this is अश्योर, मतलब ये होना ही है। हिंदू मैरिज, फैमिली लॉ, अगर फैमिली लॉ की बात होती है तो वहां पे डाइवोर्स, हिंदू मैरिज, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, कौन से वॉइड है, कौन से वॉइडेबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन बन जाते हैं, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, यू हैव टू रीड दैट फॉर योर नेक्स्ट प्रिपरेशन। सो यहाँ पर वैलिड तो होगा नहीं, बिकॉज इट इज इन सपिंडा रिलेशनशिप, सो बिटवीन एनी टू हिंदूज हु आर रिलेटेड टू each other in the sapinda relationship, sapinda मतलब same kind of, तो यहाँ पे sapinda relationship में अगर है तो वो valid तो नहीं होगा, it would be the voidable, it would be the void। अब यहाँ पे ऑप्शन डी दिया हुआ है, अब यहाँ पे ऑप्शन डी would not be your correct answer, right? बचेगा क्या? ऑप्शन बी एंड सी। ना यहाँ पर देखो voidable बोला है, voidable नहीं है itself, ऑप्शन से सेक्शन 11 says कि it is what, it's a void, so option C would be your correct answer and option B gets eliminated। Next, question number 16, an extraordinary natural event, an extraordinary natural event that cannot be reasonably foreseen as a prevented is called as what? जो extraordinary होता है, जो मतलब आप प्रिज्यूम नहीं कर सकते, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, दैट इवेंट इज कॉल्ड एज व्हाट? सिंपली इट इज एक्ट ऑफ गॉड। कैलेमिटी होती नहीं है, पेंडेमिक होगा नहीं और मैसेकर यहाँ पर आएगा नहीं, तो यहाँ पर लीगली बात करनी है तो इट वुड बी द एक्ट ऑफ गॉड। नाउ नेक्स्ट, ए इंजर्ड बी हाउ विल बी प्रूव दिस इंसिडेंट? अब यहाँ पर ए ने बी को इंजर्ड किया, बट बी ए प्रूव कैसे करेगा? ऑप्शंस देखो क्या दिए, अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ऑडिटरी एविडेंस, ऑरल एविडेंस एंड मेडिकल सर्टिफिकेट। देखो यहाँ पे दो ऑप्शंस तो पहले एलिमिनेट हो जाएंगे, इट्स अ लॉजिकल सेंस, लीगली अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्री एंड ऑडिटरी एविडेंस तो होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट की कोई बात नहीं है और ऑडिट करने का कोई सवाल नहीं, तो बचे क्या? ऑप्शन सी एंड डी। यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट कब निकल पाएगा? मेडिकल सर्टिफिकेट निकालने के बाद ही वुड से दैट कि सिर्फ इंजरी किस टाइप की हुई है, दैट मेडिकल सर्टिफिकेट वुड नॉट टेल यू कि बाबा एग्जैक्टली किसने मारा है, ये तो पता नहीं चलेगा। दैट मींस ऑप्शन डी वुड एलिमिनेट एंड ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट आंसर। Now coming to the next question, which of the following is not a movable property? कौन सी ऐसी है जो प्रॉपर्टी मूवेबल नहीं है? ऑफिस व्हीकल, यहाँ पे नॉट बोला है, ठीक है, तो मूवेबल जो है उसको एलिमिनेट करना होगा। व्हीकल तो मूवेबल होता है, फर्नीचर भी मूवेबल होता है, बिल्डिंग को निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते ना, तो ये क्या होगा? ये इमूवेबल हो जाएगा, दैट इज नॉट मूवेबल। ऑफिस लेजर ये तो कंप्लीटली मूवेबल हो गया, ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19, A sues against B as a house is owned by the A। ए ने क्या स्यू किया कि हाउस जो है वो ए का है। अब इसमें किसके ऊपर जो है वो बर्डन होगा प्रूफ करने का, ओनरशिप प्रूफ करने का बर्डन किसके ऊपर होगा? नीचे देखो पूछा गया हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रूविंग दी ओनरशिप। अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके पास है? इसको एविडेंस एक्ट में कहा जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है, ये हो गया बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है। एक होता है ऑनर्स ऑफ प्रूफ, एक होता है बर्डन ऑफ प्रूफ। ऑनर्स ऑफ प्रूफ जो डेली बेसिस पे शिफ्ट होते रहता है, बर्डन ऑफ प्रूफ जो वन टाइम शिफ्ट हो जाता है। देन यहां पर ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है फर्स्ट टाइम में? अब यहां पे देखो, पहली बात यहां पे ये एडवर्स ओनरशिप दिखा कौन रहा है, पूछ कौन रहा है, बोल कौन रहा है? ऑप्शन ए बोल रहा है, दैट मींस ए इन दी अंडर द बर्डन टू प्रूव दैट कि उसकी ओनरशिप है, तो ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द राइट टू वोट इज डैश। राइट टू वोट क्या है? लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या ह्यूमन राइट? ह्यूमन राइट है नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फंडामेंटल राइट तो वोटिंग राइट होता नहीं है, बचा क्या? लीगल राइट वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which of the following countries has a unwritten constitution? unwritten constitution कौन से कंट्री का है? सिंपल, इट्स इंग्लैंड। नेक्स्ट, which of the following is not a constitutional body? constitutional body कौन सी नहीं है? महाराष्ट्र, एमपीएससी इज नॉट, यहाँ पे कौन सी नहीं है पूछा गया है, तो महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन इज व्हाट? इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या? नो, नॉट एट ऑल। सो यहाँ पे ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉर वुमेन dash seats are reserved in all panchayats in India.
वुमेन्स के लिए सारी पंचायत इंडिया में सारी पंचायत में कितनी सीट्स रिजर्व्ड है? दैट इज 1/3. A has a set up a rival school with that of the B. Because of the competition, B had to reduce their fees. Which options out of the following is correct in this case? यहाँ पे देखो क्या हुआ. A has a set up a rival school with that of the B. B ने जहाँ पे स्कूल खोला था वहीं पे A ने क्या कर दिया, एक राइवल स्कूल ओपन कर लिया. Now because of the competition, B had to reduce their fees. अब competition की वजह से B को क्या करना पड़ा, फीस को कम करना पड़ा. Which option out of the following is correct in this case? अब देखो क्या होता है आगे. ऑप्शन ए says B had no remedy in tort for a loss. यहाँ पर B के पास कोई रेमेडी नहीं है, लॉजिकली वुड बी द करेक्ट वन. चलो ऑप्शन बी रीड करते हैं. B कैन रिकवर द लॉस. रिकवर द लॉस, लॉस कहाँ हुआ भाई? ऑप्शन बी तो एलिमिनेट हो जाएगा. ऑप्शन सी, B कैन क्लेम फॉर अ कंपेंसेशन अंडर सिविल लॉ. नो, सिविल लॉ डजंट अप्रूव इट, नहीं करता, तो ऑप्शन सी वुड नॉट बी करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी सेज B कैन फाइल अ सूट फॉर अ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट A. यहाँ पर A एंड B के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहाँ से आएगा? तो ऑप्शन डी गेट्स आल्सो एलिमिनेट. ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर. Which Indian language has given a status of the classical language by the central government? यहाँ पर classical language करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन से ऐसी लैंग्वेजेस है यहाँ पर दी हुई में से जिनको उन्होंने क्लासिकल लैंग्वेज करके अप्रूव किया हुआ है? संस्कृत, तेलुगु, तमिल एंड पाली. यहाँ में से कौन से? अब देखो ऑप्शन ए सेज ओनली ए. ऑप्शन सेज ए, ठीक है. ऑप्शन बी सेज ए बी सी. ऑप्शन सी सेज ए एंड डी. एंड ऑप्शन डी सेज बी सी डी. देखो यहाँ पर संस्कृत तो है, ठीक है, तेलुगु भी है, तमिल भी है, एंड रिमेन व्हाट? पाली. पाली जो है इसको क्लासिकल लैंग्वेज में नहीं लिया गया है. दैट मींस ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट. ऑप्शन ए, सी एंड डी वुड गेट एलिमिनेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26. द सर्वेंट ऑफ ए लेफ्ट अ हाउस व्हेन अनअटेंडेड ऑन द स्ट्रीट. यहाँ पे ए का जो सर्वेंट था उसने क्या कर दिया, अपनी जो वैन है वो स्ट्रीट पे अनअटेंडेड छोड़ दी. मतलब उसको कोई भी उसके साथ नहीं है, ओपनली छोड़ दिया. A boy threw a stone at the horses that got frightened and bolted. This constituted a grave danger to women and children on the road. A policeman perceiving this danger managed to stop the horses but was himself injured. यहाँ पर क्या होगा, एक बॉय ने क्या कर दिया, स्टोन जो है वो हॉर्स के ऊपर फेंक दिया. अब ये हॉर्स जो है बहुत ज्यादा एक तरीके से मतलब फ्राइटन हो गया. अब इसकी वजह से वो यहाँ वहाँ उछल कुछ कर रहा होगा, तो उसकी वजह से अभी क्या हो गया कि बच्चे को और उस वुमन को डेंजर है. अब उनको कुछ भी हार्म हो सकता है. नाउ इन दैट केस यहाँ पे ये बोला गया कि पुलिसमैन परसिविंग दिस डेंजर मैनेज टू स्टॉप द हॉर्सेस बट वाज हिमसेल्फ इंजर्ड. पुलिस ने उसको बचाने की कोशिश तो की लेकिन वो खुद भी इंजर्ड हो गए. देखो ऑप्शन ए क्या बोलते हैं. ऑप्शन ए सेज एन एक्शन अगेंस्ट ए बाय द पुलिसमैन वुड लाई बिकॉज द लेटर एक्टेड under an exigency caused by wrongful conduct of the A's servant. यहाँ पे A के सर्वेंट का जो wrongful conduct था उसकी वजह से ये चीज हुई है. Now option B says an action against A. An action against A would fail. Action against A would fail. क्यों fail नहीं होना चाहिए? Because A की वजह से harm तो हुआ है तो fail नहीं होगा. Then again next option भी वही बोलता है कि would fail, तो वो भी नहीं होगा. No action would lie. No action तो होगी नहीं because fail नहीं हो रहा है तो no action भी नहीं होगी. Action तो होगा, तो option A would be your correct answer. Mr. Z possesses some poisonous tree on his premise. Mr. Y's horse intrudes over the boundary and dies by eating leaves of poisonous trees projected out there. यहाँ पे क्या हुआ, Mr. Z जो है वो some poisonous trees को अपने घर के सामने लगा चुके थे, मतलब अपनी जगह पे लगा चुके थे. यहाँ पर Mr. Y के हॉर्स ने क्या कर दिया, उनके गेट के ऊपर से छलांग मार ली और उसके अंदर पहुंच गया और वो poisonous tree में से कुछ पत्ते खा लिए. Simple in light of this circumstances, which of the following statement is true? क्या सच्चा होगा? देखो ऑप्शन A says Mr. Z is not liable. Mr. Z is not liable बोल रहा है. चलो ठीक है, आगे देखते हैं. मिस्टर वाई मस्ट हैव टेकन ड्यू केयर टू कंट्रोल हिज हॉर्स. मिस्टर वाई के ऊपर ड्यूटी थी टू कंट्रोल हिज हॉर्स. ओके, मॉरली इट इज करेक्ट, बट आगे जाके देखते हैं कोई और अप्रोप्रिएट आंसर है क्या. ऑप्शन बी सेज मिस्टर जेड इज नॉट अ लायबल बिकॉज द पॉइजनस ट्रीज आर ऑन हिज ओन लैंड. मिस्टर जेड इज नॉट अ लायबल बिकॉज द पॉइजनस ट्रीज आर ऑन हिज ओन लैंड. उसके खुद के लैंड पे है तो वो जिम्मेदार नहीं है. चलो, मिस्टर ऑप्शन सी सेज मिस्टर जेड इज अ लायबल बिकॉज द प्रोजेक्शन ऑफ अ पॉइजनस ब्रांचेस एस्केप फ्रॉम हिज लैंड. यहाँ पर टॉर्ट का एक सेक्शन लागू हो जाता है जिसके अंदर ये बात जाती है कि अगर आप अपने प्रीमाइसेस में कोई भी डेंजरस सब्सटेंस रखते हो, अगर वो लीव होता है, आपके घर से निकलता है और किसी दूसरे को अगर हार्म करता है या फिर कोई दूसरा आपके प्रीमाइसेस में आता है उसको हार्म हो जाता है, सडनली आप जो हो गए उसके लिए लायबल हो गए. इट्स अ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. इट्स कॉल्ड अ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. यू कैन से एब्सोल्यूट लायबिलिटी और द स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. यू have to bear it. So option C would be your correct answer. Option D, option A and option B eliminate हो जाएंगे. Option C would be your correct answer.
Now, next question. Master employer is liable for employer is liable for a wrongful act of a servant if the act is done out of the course of employment. Yes, correct. In the course of employment, देखो यहाँ पर आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पहली तो चीज यहाँ पे आउट ऑफ लिखा हुआ है तो यस करेक्ट बोलने से पहले सोचो इट्स अ रॉन्ग वन. देन नेक्स्ट, इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यस इट इज इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इधर इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और आउट ऑफ द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर क्या होगा देखो यहाँ पे बोला है इधर इन कोर्स ऑफ और आउट ऑफ. आउट ऑफ होगा तो वो फिर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी ना, क्योंकि वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर की तरफ से है, तो फिर सिर्फ इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वुड बी योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी एंड ए गेट्स एलिमिनेटेड आफ्टर हैविंग अ रिटन परमिशन फ्रॉम द मास्टर एंड एम्प्लॉयर. नो, दिस नॉट बी करेक्ट. ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ यहाँ पर assertion एंड रीजनिंग दिया हुआ है. assertion, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट. ओके, चलो इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट इट सेज. Now next, reason क्या दिया हुआ है देखो. All religions are equally protected and there will be no discrimination on the grounds of a religion, caste. In light of the above statement, choose the correct answer from the options given below. यहाँ पर ये जो है ये दिया हुआ है कि यहाँ पर all religions are equal है, protected है and there will be no discrimination on the grounds of religion and caste. अब इसी को तो सेक्युलरिज्म कहा जाता है ना, and that is the reason कि ये सेक्युलर स्टेट है ना, तो मतलब यहाँ पे assertion भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है एंड बोथ आर करेक्ट फॉर दी ईच अदर, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट आंसर. बी सी डी वुड गेट्स एलिमिनेटेड. नाउ अगेन assertion and reason, question number 30. The vice president is not a member of the parliament. Yes, it is correct. Then the vice president is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. Yes, it is also correct. So that means option A would be your correct answer. Next. Now question number 31. यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में ना कुछ ऑप्शंस जो है वो रॉन्ग है. बाय द वे यहाँ पर ऑप्शन ए जो है बेसिकली इट इज रॉन्ग. ठीक है, यहाँ पे दिया है लोकसभा कैन नेवर बी डिसॉल्व. नेवर बी डिसॉल्व नहीं आएगा गाइस, ये रॉन्ग है. देन ऑप्शन बी सेज लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड ओनली अप टू 6 years. ये भी रॉन्ग है गाइस. यहाँ पर ऑप्शन सी सेज लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बिफोर 5 years. ये इज करेक्ट. एंड ऑप्शन डी सेज ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. दिस इज आल्सो करेक्ट. अब यहाँ पे देखो सी एंड डी इज करेक्ट है, बट ऑप्शन में गाइस सी एंड डी का ऑप्शन ही नहीं है. तो बाय द वे यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ना, मतलब यहाँ पे उन लोगों ने ये करेक्ट आंसर दिया है, तो मे बी द प्रिंट मिस्टेक हो सकती है. सो प्रैक्टिकली यहाँ पे सी एंड डी होना चाहिए था, जहाँ पे ए एंड डी दिखाई दे रहा है. सो नेक्स्ट, question number 32. Which of the following constitutional provisions mandates the government to provide the free education to the children from the age group of 6 to 14 years? यहाँ पे 6 to 14 years के एज ग्रुप में जो एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देने का जो मैंडेट है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अंडर दिया हुआ है? सो इट इज ऑप्शन डी, दैट इज आर्टिकल 45. इट सेज कि यहाँ पर 6 to 14 years यहाँ पे ड्यूटी दी हुई है, तो 6 to 14 years के लिए क्या है कि यहाँ पर उनको देना पड़ेगा. देन नेक्स्ट, Statement 1 says Justice D.Y. Chandrachud has overturned two of a landmark judgment delivered by his father Justice Y.V. Chandrachud. यहाँ पे Justice D.Y. Chandrachud ने क्या किया? Overturned किया है, मतलब उनको अलग आंसर अलग से डिसीजन देके उनको क्या कर दिया? डिसमिस कर दिया या फिर क्वैश कर दिया, उन डिसीजंस को क्वैश कर दिया. और ये जो लैंडमार्क जजमेंट्स है, अभी ये लैंडमार्क जजमेंट जो होगी ओवररूल कर जाएगी इन सिंपल टर्म्स, राइट. नेक्स्ट, Statement 2 says Justice Y.V. Chandrachud had rejected privacy as a fundamental right and had also upheld adultery law in 1985. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो दो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है कि नहीं वो हमें देखना होगा. तो यहाँ पर ऑप्शन दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. ठीक है, नाउ यहाँ पे डीवाई चंद्रचूड ने क्या कर दिया कि वो ओवरट्यून कर दिए लैंडमार्क जजमेंट. ओवरट्यून कर दिए मतलब एक तरीके से ओवर रूल्ड कर दिए. ओवर रूल्ड करने के लिए पहले जो डिसीजन दिया था उस डिसीजन को सुनना भी जरूरी है. वही डिसीजन नीचे भी दिया हुआ है. दैट मींस फर्स्ट वन इज द assertion एंड सेकंड वन इज द रीजन फॉर दैट. तो सिंपली दोनों स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गए और दोनों एक दूसरे के लिए करेक्शन, मतलब ये assertion एंड रीजनिंग की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे ऑप्शंस तो वैसे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट दिए तो दिखाई दिया ही हुआ है, बट देन अगर ये assertion एंड रीजनिंग में आता भी है कभी तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएंगे. तो ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, find odd man out from a given various modes of execution of a capital punishment in different countries. यहाँ पर capital punishment में odd man out पूछा गया है. देखो lethal injection, okay, फायरिंग स्क्वाड, हैंगिंग, एक्सटर्नमेंट. यहाँ पे आपको ऑड मैन आउट फाइंड करना है. देखो ऑड मैन आउट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सी पनिशमेंट दी जाती है. लेथल इंजेक्शन दिया जाता है, फायरिंग स्क्वाड किया जाता है, हैंगिंग किया जाता है, बट एक्सटर्नमेंट वहां पर नहीं होता. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. ऑप्शन डी वुड बी योर आंसर. ठीक है, देन नेक्स्ट,
Who was the first ever Indian female lawyer? First ever Indian female lawyer कौन है? It's a Cornelia Sorabji. Who is that? It's a Cornelia Sorabji. Where was the first ever mobile court in India launched? First ever mobile court पूछा हुआ है यहाँ पे, ई कोर्ट नहीं पूछा है, बी अवेयर ऑफ इट। यहाँ पर ई कोर्ट नहीं बोला है, मोबाइल कोर्ट बोला है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? सिंपली ऑप्शन ए, दैट इज हरियाणा। नेक्स्ट, Which penal code was in force in a territory of Jammu and Kashmir before the abrogation of Article 370? Abrogation का मतलब इसको क्वैश करने के पहले, आर्टिकल 370 को निकालने के पहले, कॉन्स्टिट्यूशन में से निकालने से पहले वहां पर कौन सा कोड वर्क करता था? पनिशमेंट कोड वर्क करता था, लाइक इंडियन पेनल कोड विच इज इंडिया, जो इंडिया में था तो वो तो वहां पे नहीं था, मॉडल कोड भी नहीं था, वहां पे क्या था? रणवीर पेनल कोड। ऑप्शन डी गेट्स एलिमिनेटेड। नेक्स्ट, कंप्यूटर हैकिंग इज अ व्हाट? कंप्यूटर हैकिंग इज व्हाट? यहाँ पे नेक्स्ट देखो क्या लिखा ऑप्शन में, स्टीलिंग अ कंप्यूटर, नहीं ये तो स्टीलिंग मतलब तो थेफ्ट हो गया। चेंजिंग डिस्ट्रॉइंग इन्फॉर्मेशन इन अ कंप्यूटर विद रॉन्ग इंटेंशन वुड बी द करेक्ट आंसर, बट आगे चेक कर लेते हैं। हाइडिंग द कंप्यूटर, दिस वुड नॉट बी द करेक्ट आंसर। क्रैकिंग द कंप्यूटर वुड नॉट बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 39 राजा कॉन्ट्रैक्ट टू पे कुमार अ सम ऑफ मनी व्हेन कुमार मैरीज अ रानी। यहाँ पे राजा ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है? टू पे कुमार अ सम ऑफ मनी व्हेन कुमार मैरीज द रानी। अब यहाँ पे कुमार को बाइंड कर दिया बाय द कॉन्ट्रैक्ट कि उसको शादी किससे करनी है? रानी से ही करनी है, अगर वो मनी देता है। रानी डाइज विदाउट बीइंग मैरिड टू कुमार, इन सच केस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ व्हाट? अब इन सच केस कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ व्हाट बोलने से पहले कॉन्ट्रैक्ट क्या है? इट्स अ वॉइड, बिकॉज व्हाट कि कुमार को क्या कर दिया? रेस्ट्रिक्ट कर दिया। अब यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लाया मतलब क्या? सिंपली कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? वॉइड हो गया। In India, for a purpose of general elections, the voting right is given to citizen on the basis of which of the following? Simple, the age. यहाँ पे उसकी age important होती है, education नहीं मैटर करता, his duration of stay in country नहीं मैटर करता, his pledge to uphold the constitution भी मैटर नहीं करता, simply his age matters for the voting right. Now, so this is all about the solution for the legal section of the MS Law CD 5 years 2024 Shift 1 paper. Now, I hope you got the solutions and whatever the right answers are there. So if you got some ideas and knowledge, so simply hit that like button and share this video with your friends so they can also get the idea and the knowledge about the future preparation and what type of the questions are there. So if you like the video, hit that like button, share this video with the friends and subscribe the channel. Thank you for watching the video.